लोकसभा चुनाव का रण जारी है। 2 चरणों के लिए मतदान हो चुका है। अभी 5 और चरणों के लिए मतदान होना बाकी है। इसी बीच छोटी पार्टियां क्या, बड़ी पार्टियों के बीच भी जो सियासी उठापटक जारी है, एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाने का जो दौर सा चल पड़ा है, अब उसमें कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी भी शामिल हो गई है और उन्होंने अपने सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। अपनी प्राथमिक सदस्यता के अलावा अपने सोशल मीडिया अकाउंट से भी कांग्रेस प्रवक्ता अपने परिचय में से हटा लिया है। मथुरा में हुई घटना के विरोध में कदम उठाते हुए प्रियंका ने 10 साल का कांग्रेस का साथ छोड़ने का बड़ा फैसला ले लिया। प्रियंका ने खुद को दी गई जिम्मेदारियों के लिए पार्टी को शुक्रिया अदा किया। साथ ही पिछले कुछ समय से उन्हें और उनके काम को पार्टी में सम्मान नहीं मिलने की भी बात प्रियंका ने अपने इस्तीफा पत्र में लिखी। प्रियंका ने लिखा, मैं बहुत भरे दिल के साथ पार्टी की प्राथमिक सदस्यता और सभी पदों से इस्तीफा दे रही हूं। पिछले 10 सालों में मैंने निजी स्तर पर पार्टी से बहुत कुछ सीखा, लेकिन लग रहा है कि अब पार्टी में मेरे काम की कोई कद्र नहीं रह गई है। मुझे ऐसा लगने लगा है कि अब जितना भी वक्त मैं संगठन के लिए और बिताऊंगी, वो मेरे लिए सम्मान और गरिमा के साथ समझौता होगा। मथुरा घटना से दुखी प्रियंका ने पार्टी में महिलाओं के सम्मान के लिए कोई काम नहीं होने की बात कही। प्रियंका के मुताबिक पार्टी महिला सशक्तिकरण और महिलाओं के अधिकार की वकालत करती है, लेकिन ये देखना दुखद है कि पार्टी ने उस विचारधारा पर काम नहीं किया। मथुरा में पार्टी के कार्यक्रम में हुए दुर्व्यवहार के बाद भी मेरे सम्मान के लिए पर्याप्त कार्रवाई नहीं की गई। ये मेरे लिए आखिरी घंटी थी कि अब वक्त आ गया है कि मुझे कांग्रेस से बाहर निकलकर दूसरे क्षेत्रों पर अपना फोकस बढ़ाना चाहिए। हालांकि अपने इस्तीफे में प्रियंका ने कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं की तरफ से मिले प्यार और सम्मान के लिए आभार भी जताया है। दरअसल प्रियंका की नाराजगी मथुरा घटना के बाद से ज्यादा बढ़ गई, जब उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, जिसके बाद खेद जताने के बाद दुर्व्यवहार करने वालों को पार्टी में वापस ले लिया गया, जिससे नाराज प्रियंका ने आवाज भी उठाई थी और ट्वीट भी किया था कि कांग्रेस के लिए अपना खून पसीना एक करने वालों के स्थान पर कुछ लंपट आचरण करने वालों को तरजीह मिल रही है। लेकिन प्रियंका की पार्टी में अनदेखी सी होने लगी। चर्चा यह भी है कि प्रियंका के इस्तीफे की वजह उन्हें टिकट न मिलना भी है। 2014 में आई मोदी सरकार के बाद से वो दृढ़ता के साथ पार्टी का पक्ष देश के सामने रखती आई हैं। उनकी छवि कुछ ऐसी थी कि वो बीजेपी के लिए कांग्रेस प्रवक्ताओं में से एक मुखर चेहरा थी। कई बार कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के साथ वो मंच भी साझा कर चुकी हैं, लेकिन पार्टी की तरफ से लोकसभा चुनाव में उन्हें टिकट न मिलना भी एक कारण है उनका पार्टी से इस्तीफा देने का। अब इस्तीफे के बाद प्रियंका चतुर्वेदी ने उद्धव ठाकरे की मौजूदगी में शिवसेना का दामन थाम लिया है। बता दें कि अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की पढ़ाई को लेकर वो उन पर उनके हिट सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू के अंदाज में उन पर तंज कसते हुए देखी गई थी, जिसने टीवी रेडियो के साथ साथ सोशल मीडिया पर भी खूब चर्चाएं बटोरी थी। दर्शाता है किस तरीके से नरेंद्र मोदी गरीब विरोधी सरकार चला रहे हैं, किस तरीके से नरेंद्र मोदी अन्याय के साथ खड़े हैं, न्याय के साथ उनका दूरों तक कोई रिश्ता नहीं है, दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। और अब ये साबित हो जाता है कि ये जो सरकार है, ना गरीबों की, ना किसानों की, ना युवाओं की, ना महिलाओं की, ये सरकार है सिर्फ सूट बूट वालों की। इतिहास के पन्नों पे मुझे 2 ऐसे नाम याद आते हैं जिन्होंने अपने ही राज्य में पूरा अपने राज को मिटाने का काम किया हो। आप सभी ने वो मुहावरा सुना होगा, नीरो वॉज बर्निंग, नीरो वॉज फिडलिंग व्हाइल रोम वॉज बर्निंग। और दूसरा, जिस तरीके से तुगलकी फरमान चलते तुगलक ने सिर्फ करेंसी ही नहीं बदली थी, उन्होंने अपने पूरे शासन में अपने पूरे कैपिटल को बदलकर जिस तरीके से बंटाधार किया था, उन दोनों का मिश्रण
मोहम्मद बिन तुगलक और नीरो का अगर कोई मिश्रण करता है, वो सिर्फ एक इंसान है, वो है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और मैं ये इसलिए बोल रही हूं क्योंकि जब से हमने न्यूनतम आय योजना की घोषणा की है, आए दिन उस पर टीका टिप्पणी हो रही है। नितिन गडकरी जी कहते हैं कि ये एक इलेक्शन गिमिक है। ये तो वो भाई साहब हैं जिन्होंने कहा जुमले, ये सारे जुमले तो हमारे गले की हड्डी बन चुके हैं, ये तो हमने सिर्फ जुमले दिए थे सरकार बनाने के लिए। जिनकी सोच और मानसिकता ही ये हो, बाकी सभी को जब न्याय की बात होती है उनको जुमला ही लगता है। नरेंद्र मोदी जी ने कल अपने भाषण में अपने शासन की कोई बात नहीं की, देश के राशन की कोई बात नहीं की, उन्होंने न्याय विरोधी बात की। तो हम पूछेंगे नरेंद्र मोदी जी से फिर से कि आप न्याय के साथ हैं या न्याय के खिलाफ हैं। आज ही एक रिपोर्ट आई है जो दिखा रही है किस तरीके से मनरेगा में, और जो मनरेगा में नौकरी ढूंढ रहे हैं वो 10 साल के सबसे ऊंचे स्तर पे आज पहुंचा है। और देश का दुर्भाग्य ये है कि ऐसी गरीब विरोधी सरकार बनी बैठी है जो मनरेगा के अंतर्गत जो वेतन मिलना चाहिए वो सिर्फ 2.1% बढ़ाया गया है। कुछ राज्यों में, 6 राज्यों में और यूनियन टेरिटरीज में आपको जानकर हैरानी होगी कि जब आज लोग वहां पर गांवों में मनरेगा के अंतर्गत नौकरी ढूंढ रहे हैं, ये सरकार, गरीब विरोधी सरकार 6 राज्यों में और यूनियन टेरिटरीज में कितना उनका वेतन बढ़ा रही है? 0। और बाकी 15 राज्यों में देखिए कितनी दिलदारी है गरीबों के लिए उनके मन में, 1 रुपये और 5 रुपये। इतनी दिलदारी तो कोई नरेंद्र मोदी जी से सीखे कि सूट बूट वालों के लाखों करोड़ों आप राइट ऑफ कर देते हैं, साइन ऑफ कर देते हैं। ये सूट बूट वाले, इनके छोटे मोदी जी ऐश की जिंदगी जी रहे हैं, और जब तक वहां पे पता नहीं चला मीडिया के जरिए क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, तब तक वो ऐशो आराम की जिंदगी 17,000 पाउंड के घर में रह रहे थे। और ये क्या दर्शाता है? मनरेगा में इतनी बढ़ोतरी, लोग जो काम ढूंढ रहे हैं, क्या दर्शाता है? वो दिखाता है किस तरीके से जो गांवों में आपदा आई पड़ी है, उनके हित की बात नहीं हो रही है, उनके अधिकारों का हनन हो रहा है, और जिस तरीके से माहौल है, इकोनॉमिक डिस्ट्रेस है, उसका संज्ञान ना लेते हुए ये सरकार अपने खुद के प्रचार में लगी पड़ी हुई है। 10% इजाफा हो जाना दिखाता है किस तरीके से नरेंद्र मोदी का गरीबों पे जो आतंक फैलाया हुआ है बढ़ता जा रहा है। और मैं फिर से आपको याद दिलाना चाहूंगी, जो NSSO का सर्वे बाकायदा बताता है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है पुरुषों को लेकर गरीब गांवों में, रूरल एरियाज में, वो 5.8% है। वर्कफोर्स जो है घटती जा रही है, और 4.7 करोड़ का जो जॉब लॉस हुए हैं इन क्षेत्रों में, वो दिखाता है किस तरीके से आज गांवों में रह रहे लोगों का ध्यान नहीं दिया जाता। हैरानी की बात और होती है मुझे भाई और बहनों इस बात को लेकर कि सुप्रीम कोर्ट के चलते ये जिन्होंने पार्लियामेंट के पटल पे ये कहा था कि ये जीता जागता सबूत है यूपीए की सरकार की नाकामयाबी का, उन्होंने बजट आउटले तो बढ़ाया पर उसके अंतर्गत उनके पेमेंट समय पर नहीं जा रहे थे। और जब सुप्रीम कोर्ट की फटकार लगी और एक पैनल, बाकायदा एक पैनल बना, जो मोदी सरकार जी ने उसको भी खारिज किया, महेंद्र देव पैनल था। महेंद्र देव पैनल की रिपोर्ट ये कह रही थी कि जो स्टेट एग्रीकल्चर इंडेक्स है, मिनिमम वेजेस हैं, उसके आधार पर
ये मनरेगा के वेजेस तय होने चाहिए। ये जब फाइनेंस मिनिस्ट्री को ये रिपोर्ट जाती है, महेंद्र देव पैनल की रिपोर्ट जाती है, वो उसको डस्टबिन में, कूड़ेदान में, इमीडिएटली कूड़ेदान में फेंक देते हैं कि अगर 4,500 करोड़ और खर्च करना पड़ा देश की गरीब जनता के लिए या देश की गांवों की जनता के लिए, तो हम कैसे सरकार, हम ऐसी सरकार हैं, निर्दयी सरकार हैं, हम कैसे 4,500 करोड़ दे दें? वो हमारे सूट बूट वालों के खिलाफ चलता है। तो सीधा उसको कूड़ेदान में डालकर एडिशनल सेक्रेटरी नागेश सिंह जी को ये जिम्मेदारी सौंप दी जाती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की ने उनको ये जिम्मेदारी दी हुई है कि आपको ये काम करना है। नागेश सिंह एडिशनल सेक्रेटरी कहते हैं कि ये इसको जो मिनिमम वेजेस हैं, मनरेगा के वेजेस हैं, आप उसको सीपीआई रूरल के हिसाब से आप उसको तय करें। उस पे जो खर्चा होता वो करीब 2,500 करोड़ होता, 4,500 से 2,500 करोड़ आपने मिनिमम वेजेस से, स्टेट मिनिमम वेजेस से चेंज कर आपने सीपीआई रूरल के हिसाब से कर दिया, इन्फ्लेशन को एडजस्ट करते हुए। तो सरकार फिर से क्या करती है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस सीधा उस पे रिपोर्ट को फिर से कूड़ेदान में डाल देती है। तो आज जो 2 रिपोर्ट जो आपको बकायदा बता रही हैं कि जो वेजेस उनके तय होने चाहिए वो मिनिमम वेजेस के आधार पे नहीं है, ना ही वो सीपीआई के आधार पे, सीपीआई रूरल जहां पे आप इन्फ्लेशन को एडजस्ट कर देंगे,